हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री के अंदर रेजोनेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने वीबीटी थ्योरी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेजोनेंस। बेसिकली वीबीटी के बाद एक टॉपिक और होता है जिसका नाम होता है मोट यानी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। लेकिन उसको मैं आपको यहाँ पर नहीं कराऊंगा अभी अभी के लिए, क्योंकि उसके यूपी बोर्ड में और किसी भी अदर बोर्ड में, बेसिकली मैं स्पेशली यूपी बोर्ड की बात करता हूँ, तो यूपी बोर्ड में पूछे जाने के चांस बहुत कम है। तो इसलिए मैं उसको अभी के लिए नहीं कराऊंगा। ठीक है, अभी इसको स्किप करते हैं, बाद में उसको सप्लीमेंट्री मटेरियल में, ठीक है, बाद में देख लेंगे। अभी के लिए आज हम रेजोनेंस को कंप्लीट करेंगे और एक छोटा सा टॉपिक और है हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में, और केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक। तो यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है रेजोनेंस। इससे बहुत डरते हैं बच्चे। रेजोनेंस से सबसे ज्यादा बच्चे डरते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं भैया अनुनाद। क्या बोलते हैं? अनुनाद बोलते हैं। अनुनाद, ठीक है, हिंदी में बोला जाता है भाई अनुनाद। तो बेसिकली रेजोनेंस कहाँ होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेजोनेंस एक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री के अंदर। बेसिकली लाइफ में या फिर केमिस्ट्री में आप कहो, ठीक है, तो केमिस्ट्री में ये एक फिनोमिना है, एक बेसिकली एक प्रोसेस है, एक फिनोमिना टाइप है जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर होती है। ठीक है, और होती क्यों है? देखिए, कोई भी मॉलिक्यूल है दुनिया का, तो वो जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब उसके बहुत सारे गुण होते हैं। जैसे एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, तो उस मॉलिक्यूल के जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उस मॉलिक्यूल की अपनी स्ट्रक्चर भी होती है। तो उस मॉलिक्यूल की केवल एक स्ट्रक्चर से उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H6, और यहां पर अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो होगी ऐसी। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनती है। अब इस बेंजीन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, इस बेंजीन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब उन सभी प्रॉपर्टीज को केवल इस एक स्ट्रक्चर से हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। उन सभी प्रॉपर्टी को हम केवल इस एक स्ट्रक्चर से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए जरूरत पड़ी रेजोनेंस की। रेजोनेंस क्या करता है? रेजोनेंस हमें एक मॉलिक्यूल की बहुत सारी स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है, जिसकी सहायता से हम उस मॉलिक्यूल की लगभग सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पाए। तो यहीं से शुरुआत हुई रेजोनेंस की। किसकी शुरुआत हुई? रेजोनेंस की शुरुआत हुई। रेजोनेंस यानी अनुनाद। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, बेंजीन है, बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है, और स्ट्रक्चर होती है ऐसी। तो इस स्ट्रक्चर के द्वारा बेंजीन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी, उन सभी प्रॉपर्टीज को केवल इस स्ट्रक्चर के द्वारा हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बेंजीन की एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, ठीक है, और उसके द्वारा हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे। समझे कुछ? बेसिकली थ्योरी मतलब टोटल मिला के यही है कि कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल, देखिए उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं और उसकी सभी प्रॉपर्टीज को हम उसकी केवल एक स्ट्रक्चर द्वारा डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए हमें रेजोनेंस यानी अनुनाद का सहारा लेना पड़ता है। अनुनाद क्या करता है? अनुनाद हमें उस मॉलिक्यूल की बहुत सारी स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, और उन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो अनुनाद क्या करता है? हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है। हिंदी में बोला जाएगा भैया अनुनादी अनुनादी संरचनाएं। अनुनादी संरचनाएं, ठीक है, मतलब ये जो बेंजीन है इसकी एक स्ट्रक्चर है, ये इसकी एक स्ट्रक्चर है। अब इस केवल एक स्ट्रक्चर के द्वारा मैं इस बेंजीन की सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर सकता। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, मतलब फिर हम वहां रेजोनेंस का सहारा लेंगे। अब रेजोनेंस क्या करेगा? रेजोनेंस इसकी एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करेगा, जिनको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, अनुनादी संरचनाएं बोलते हैं। और ये अनुनादी संरचनाएं बनेगी, ठीक है, और इन ये जो सभी संरचनाएं हैं, ये सभी संरचनाएं इसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगी। ठीक है, चलो
तो इतनी बात आपको इतना समझाने के बाद में समझ में आई होगी। अब रेजोनेंस के बारे में आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब रेजोनेंस में हम पॉइंट पकड़ते हैं, थोड़ा सा पॉइंट से पॉइंट को कनेक्ट कीजिए, टॉपिक बहुत अच्छा है। तो पॉइंट से पॉइंट को कैसे कनेक्ट करेंगे? देखिए, मैंने कहा आपको रेजोनेंस क्या करता है, हमें एक मॉलिक्यूल की एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है, जिनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। चलिए, तो मान लो बेंजीन है, तो बेंजीन की एक स्ट्रक्चर तो ये पॉसिबल होती है, ठीक है। इसकी दूसरी स्ट्रक्चर एक और पॉसिबल है, वो है ये वाली, सही है। इसकी एक ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल होती है, ठीक है। तो इसकी दो स्ट्रक्चर इस तरीके से पॉसिबल होती हैं, ये पहले वाली स्ट्रक्चर हो गई और ये दूसरे वाली स्ट्रक्चर हो गई। क्लियर कॉन्सेप्ट? ये पहले वाली स्ट्रक्चर हो गई और ये दूसरे वाली स्ट्रक्चर हो गई। अब इनके बीच में हम एक इस तरीके का डबल हेडेड एरो यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हम डबल हेडेड एरो, जिसके दो शीर्ष हो, दो वर्टेक्स हो, एक शीर्ष इधर है, एक शीर्ष इधर है। अब ये डबल हेडेड एरो कहां लगाया जाता है केमिस्ट्री के अंदर? ये डबल हेडेड एरो लगाया जाता है दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के मध्य। ये दोनों बेंजीन की स्ट्रक्चर है, दोनों बेंजीन की स्ट्रक्चर है, तो दोनों के बीच में हम क्या लगाएंगे? इस तरीके से एक डबल हेडेड एरो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक डबल हेडेड एरो लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर तो ये हो गई, एक ही हो गई, दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है, दोनों क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। दोनों क्या है भैया? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ठीक है जी। अब इसकी एक तीसरी स्ट्रक्चर भी हमें मिलेगी। अब चलो पहले ये सवाल करते हैं कि जो रियलिटी में बेंजीन होता है, जो C6H6 रियलिटी में होता है, वो नेचर में, ठीक है, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये डाउट होगा। तो एक बात आपको क्लियर कर दूं, कोई भी मॉलिक्यूल चाहे कितनी ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्यों ना शो करे, किसी भी मॉलिक्यूल की चाहे कितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्यों ना हो, उनमें से एक स्ट्रक्चर में भी वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर बात? कोई भी मॉलिक्यूल चाहे कितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको शो करे, कितनी भी उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई जा सके, ठीक है, लेकिन उनमें से एक स्ट्रक्चर में भी वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो फिर एग्जिस्ट किस में करता है? तो भैया सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से अलग एक स्ट्रक्चर बनाई जाती है। हर मॉलिक्यूल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से अलग भी हर मॉलिक्यूल की एक अलग स्ट्रक्चर होती है, जिसको बोलते हैं हम रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस, रेजोनेंस, ये एस है, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड, हर मॉलिक्यूल की अपनी एक रेजोनेंस हाइब्रिड होती है। अब रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होती है? देखो, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, सभी का मिक्सअप होती है, सभी का मिक्स्ड एक फॉर्म होती है, जो होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या होती है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, किसी भी मॉलिक्यूल का रेजोनेंस हाइब्रिड कौन होगा? उस मॉलिक्यूल की सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का मिक्सअप होगा, ठीक है। तो वो कैसा होता है? बेंजीन का कैसा होगा? बेंजीन का कुछ ऐसा होगा, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। बेंजीन का जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो कुछ ऐसा होता है लगभग, ऐसा, ठीक है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच में हम एक ट्रिपल का एक साइन बना देते हैं। ये साइन कहाँ यूज किया जाता है केमिस्ट्री में? ये साइन यूज किया जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच में। तो यहाँ पे यूज कर दिया। यहाँ पे आप ये वाला साइन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, अब ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, तो जो हमारा मॉलिक्यूल होगा, यानी जो बेंजीन है, बेंजीन नेचर में इस वाली स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा। बेंजीन नेचर में इस वाली स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा, ना कि इन दोनों में। क्लियर हुई बात? तो इस तरीके से बेंजीन की 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है और एक रेजोनेंस हाइब्रिड पॉसिबल है। ध्यान रखना, रेजोनेंस हाइब्रिड हमेशा एक ही पॉसिबल होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक से ज्यादा होती हैं, लेकिन ध्यान रखना, रेजोनेंस हाइब्रिड किसी भी मॉलिक्यूल का हमेशा एक ही होगा। क्या होगा? एक ही होगा, ठीक है भैया। और जो मॉलिक्यूल होगा नेचर में, मॉलिक्यूल नेचर में, रियलिटी में इस वाली स्ट्रक्चर यानी रेजोनेंस हाइब्रिड में एग्जिस्ट करेगा,
ना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करेगा। इस बात का आपको बहुत भली भांति ध्यान रखना है। क्लियर है? और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में इस तरीके का एक डबल हेडेड एरो यूज करते हैं। जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी ऐसे बीच में एरो यूज करते जाएंगे, और रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते वक्त ये ट्रिपल साइन का यूज कर देते हैं। क्लियर हुई बात? चलो, अब मैं कैसे कह सकता हूं कि ये रेजोनेंस हाइब्रिड इन दोनों का मिक्स है? आपके मन में सवाल आएगा। देखो यहाँ पे देखो, बेंजीन में यहाँ डबल बॉन्ड है, इस वाली में यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। ठीक है, इस वाली में बिल्कुल अल्टरनेट पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब टोटल मिला के ये वाली स्ट्रक्चर क्या प्रॉपर्टी शो कर रही है? ये वाली स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी शो कर रही है कि डबल बॉन्ड यहाँ 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 होता है। और ये वाली स्ट्रक्चर क्या शो कर रही है? ये वाली स्ट्रक्चर ये प्रॉपर्टी शो कर रही है कि डबल बॉन्ड यहाँ यहाँ और यहाँ होता है। लेकिन अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए, मतलब मिक्स करें, तो दोनों को मिला के क्या होगा? दोनों को मिला के तो सारे में ही होता है भाई। इसने यहाँ 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 बोल दिया, इसने यहाँ 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 बोल दिया। लेकिन अगर दोनों का मिक्सअप करूं तो मतलब सारे में, तो सारे में हमने डॉट से घुमा दिया ऐसे। ठीक है, कुछ जगह इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और करके कुछ जगह इसको ऐसे भी लिखा जाता है बोल्ड में। ठीक है, दोनों सही है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी। लेकिन जब आप कोई रिएक्शन लिख रहे हो तो बेसिकली ऐसे लिखो, तो ज्यादा मतलब इस स्ट्रक्चर को इसके मुकाबले इस वाली को ज्यादा प्रेफर करो। ये स्ट्रक्चर ज्यादा मतलब थोड़ी सुंदर सी लगती है देखने में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड आपको पता लग गया होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मिक्सअप होता है। अब ये कॉन्सेप्ट यानी रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आप किसी भी मॉलिक्यूल में लगा सकते हो। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस यानी अनुनाद। देखिए, कोई भी एक मॉलिक्यूल होता है, उस मॉलिक्यूल की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कहानी की तरह समझो, तो उसकी सभी प्रॉपर्टीज को केवल एक स्ट्रक्चर के द्वारा आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, केवल एक स्ट्रक्चर के द्वारा डिफाइन नहीं कर सकते हो, तो आपको क्या जरूरत पड़ती है? बहुत सारी स्ट्रक्चर। मतलब आप रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट लगाते हो। ठीक है, और रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट लगाते ही आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, जिनके बीच में आप, ये पहली हो गई, दूसरी हो गई, ठीक है, इनके बीच में आप डबल हेडेड एरो का यूज करते हो। ये स्ट्रक्चर कुछ अलग प्रॉपर्टी दिखाएगी उस मॉलिक्यूल की, ये वाली कुछ अलग प्रॉपर्टी दिखाएगी। ठीक है, बेंजीन की दो ही पॉसिबल है। और इन जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं, उनका एक मिक्सअप बनता है रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुनाद संकर। अनुनाद संकर। और ये इन दोनों का जितनी मतलब होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सबका मिक्स होता है। ठीक है, तो जो हमारा मॉलिक्यूल होता है वो रियलिटी में रेजोनेंस हाइब्रिड में ही एग्जिस्ट करता है, ना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है। क्लियर? तो इस तरीके से रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट हो गया। अब रेजोनेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। देखिए देखिए, ज्यादातर बेंजीन के एग्जांपल से चीजों को समझा जाए तो चीजें आसान लगती हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए थोड़ा सा कि पहला पॉइंट रेजोनेंस के बारे में, पहला पॉइंट, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो, मान लो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके होम एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में बताओ, दो मॉलिक्यूल दे दिए गए, ठीक है, कि बताओ ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, देखो स्टेबिलिटी बहुत सारे फैक्ट पर डिपेंड करती है। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को आप बहुत सारे फैक्ट से डिफाइन कर सकते हो, लेकिन मैं रेजोनेंस से कनेक्ट कर रहा हूँ टॉपिक को। तो दो मॉलिक्यूल दे दिए गए, बताओ ये वाला ज्यादा स्टेबल है या ये वाला ज्यादा स्टेबल है, कैसे बताओगे? तो इस वाले को ध्यान रखना। ठीक है, ये गोल्डन पॉइंट है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मतलब किसी मॉलिक्यूल की जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगी वो उतना स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, मान लो दो मॉलिक्यूल है, एग्जांपल देता हूं, एक मॉलिक्यूल है ए, एक मॉलिक्यूल है बी। इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो 3 बनती है, इसकी 4 बनती है। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो बी वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, बी वाला ए के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 है, लेकिन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड एक ही होगा, इसका भी एक ही होगा और इसका भी एक ही होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। तो इस तरीके से ये पहला पॉइंट रेजोनेंस के बारे में ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते वक्त आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं जो अक्सर तौर पर
नहीं पढ़ाई जाती। तो देखिए सेकंड पॉइंट, जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं, जब भी आप किसी मॉलिक्यूल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं, तो इन बातों का खास ध्यान रखें। क्या बात है? तो पहली बात है भैया, सभी स्ट्रक्चर्स में क्या होना चाहिए? सभी स्ट्रक्चर्स में पॉजिटिव व निगेटिव चार्ज समान होने चाहिए, समान होने चाहिए। सभी स्ट्रक्चर्स में पॉजिटिव व निगेटिव चार्ज समान होने चाहिए। ठीक है, मान लो दो स्ट्रक्चर हैं, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दो पॉजिटिव चार्ज हैं और दो निगेटिव चार्ज हैं, तो दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी दो पॉजिटिव दो निगेटिव चार्ज होने चाहिए, तभी दूसरी स्ट्रक्चर सही मानी जाएगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है भैया कि परमाणुओं की परमाणुओं की परमाणुओं की सापेक्ष स्थिति, सापेक्ष स्थिति पोजीशन यानी नहीं बदलनी चाहिए, नहीं बदलनी चाहिए। इंपोर्टेंट, ध्यान रखो, परमाणुओं की सापेक्ष स्थिति नहीं बदलनी चाहिए। मतलब सुनो, मान लो कोई दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब जैसे समझो, देखो ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ए बी डबल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, डी। ठीक है, और इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई भैया आपकी। मान लो कोई दूसरी इसकी, छोड़ो बॉन्ड छोड़ो, मान लो ये एक मॉलिक्यूल है ए बी सी डी, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें यहाँ पे बीच में बॉन्ड वगैरह होंगे, और एक मॉलिक्यूल इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ये है ए बी सी डी। तो दोनों में क्या बात है, यहाँ पर ए है तो यहाँ भी ए है, यहाँ भी है तो यहाँ भी बी है, यहाँ सी है तो यहाँ भी सी है, यहाँ डी है तो यहाँ भी डी है। अब बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन, इसके बीच में जो बॉन्ड है, इसके बीच में, 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 जो भी बीच में बॉन्ड है उनकी फॉर्मेशन, उनकी पोजीशन भले ही चेंज हो जाए, लेकिन परमाणुओं की जो स्थिति है वो वही रहनी चाहिए। सापेक्ष स्थिति का मतलब क्या है? मतलब जो स्थिति इसमें थी वही स्थिति इसमें होनी चाहिए, मतलब इसमें जो स्थिति है वो इसके सापेक्ष होनी चाहिए। समझने की कोशिश करो, जो स्थिति परमाणु की इसमें है, इसमें ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर, डी यहाँ पर, तो इस वाले स्ट्रक्चर में भी ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर और डी यहाँ पर होने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये दो पॉइंट है, इनको ध्यान रखना। सभी स्ट्रक्चर्स में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज समान होने चाहिए, परमाणुओं की सापेक्ष स्थिति नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, थर्ड पॉइंट क्या है? तो भैया थर्ड पॉइंट ये है, सभी की एनर्जी इक्वल हो। जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है उन सभी की एनर्जी इक्वल होनी चाहिए। ध्यान रखना, हर स्ट्रक्चर की, हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अपनी एक एनर्जी होगी, तो सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी सेम होनी चाहिए। क्लियर? ये बात ध्यान रखनी है। और फोर्थ पॉइंट क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। बीपी का मतलब समझते होंगे, ब्लड प्रेशर नहीं, बॉन्ड पेयर। ठीक है, एंड लोन पेयर, एंड लोन पेयर, एंड नहीं लिखता, चलो, वे इक्वल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। हिंदी इंग्लिश मिक्स पढ़ा रहा हूं मैं, पहले बताया मैंने आपको, लैंग्वेज का दबाव लोगे तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाओगे। हिंदी इंग्लिश मिक्स पढ़ो, जिस लैंग्वेज में समझना आता है उसमें पढ़ो। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना मेन है। अब नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर व लोन पेयर इक्वल होने चाहिए, मतलब मान लो तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, तो तीनों में जितने बॉन्ड पेयर पहले में है उतने दूसरे में होने चाहिए, उतने तीसरे में, जितने लोन पेयर पहले में है उतने दूसरे में, उतने तीसरे में। मतलब सभी स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर सेम होने चाहिए। ठीक है, डिफरेंट हो गए तो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगी। तो ये चार पॉइंट जो है, अगर ये चार पॉइंट आप ध्यान रखकर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो अपनी कॉपी पर, तो क्वेश्चन गलत होने के 0.1% चांस भी नहीं है। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पर हमारा रेजोनेंस का टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, हमने रेजोनेंस क्या होता है वो बता दिया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का एग्जांपल दे दिया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में कुछ फैक्ट बता दिए, इनको कैसे बनाना चाहिए, मतलब उनको बनाते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए, और रेजोनेंस हाइब्रिड होता क्या है, इन सब चीजों पर हमने डिस्कस कर लिया है, और इतना आपके यूपी बोर्ड के लिए सफिशिएंट है। अब मैं सेकंड टॉपिक की ओर बढ़ता हूं, जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड।
छोटा सा टॉपिक है, जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। चलो तो हाइड्रोजन बॉन्ड पे बढ़ते हैं भाई। पानी वानी पी लो, जिसको रेजोनेंस थोड़ा हार्ड लगाओ, ठीक है। चलो तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्ड पर। अब आपने जो है बेसिकली बॉन्ड पढ़े, क्या पढ़े भैया? बॉन्ड्स पढ़े, ठीक है। तो आपने दो टाइप के बॉन्ड पढ़े होंगे, एक तो पढ़ा होगा आयोनिक बॉन्ड और एक पढ़ा होगा कोवलेंट बॉन्ड, क्लियर है। लेकिन अभी बहुत सारे बॉन्ड मैंने आपको नहीं पढ़ाए हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में सारे बॉन्ड नहीं है। आपके सिलेबस में आयनिक बॉन्ड था, कोवेलेंट बॉन्ड था, पढ़ा दिए, और एक ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको पढ़ाऊंगा। चलो सर, तो हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ते हैं क्या होता है। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, सबसे पहले आपको कुछ कोड वर्ड याद रखने हैं। HCl, ये कोड वर्ड पहले याद कर लो, याद कर लो पहले। क्या है? फोन का मतलब है 9 नंबर पर फ्लोरीन, F का मतलब, O का मतलब है 8 नंबर पर ऑक्सीजन भैया, 8 नंबर पे ऑक्सीजन। N का मतलब है 7 नंबर पे नाइट्रोजन, H का मतलब है 1 नंबर पर हाइड्रोजन, और क्लोरीन Cl इसका मतलब है क्लोरीन 17 नंबर पर। तो इस तरीके से ये एलिमेंट है जो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। चलो सर, अब हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्हीं एलिमेंट का यूज होने वाला है, और कोई टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में केवल इन्हीं एलिमेंट्स का यूज होने वाला है भैया, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ठीक है। चलो तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, देखो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड ये याद कर लेना, फोन HCl इसी ऑर्डर में, बिल्कुल टेक्निक से पढ़ाऊंगा आपको मैं, ये बिल्कुल भी रेक्टिफिकेशन का काम नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप का होता है। कितने टाइप का भैया? दो टाइप का होता है, एक तो इंट्रामोलिकुलर, एक तो इंट्रामोलिकुलर, और एक होता है मेरे भाई इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बनता है? बिटवीन डिफरेंट मोलिक्यूल्स, बिटवीन डिफरेंट मोलिक्यूल्स। ध्यान रखना, जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा भैया, वो बिटवीन डिफरेंट मोलिक्यूल बनेगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मोलिक्यूल के बीच में बनेगा, ठीक है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट मोलिक्यूल्स, मतलब एक मोलिक्यूल में नहीं बनेगा, डिफरेंट मोलिक्यूल में बनेगा। और जो आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वो बनता है इन 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 अ मोलिक्यूल, इन अ मोलिक्यूल, ठीक है। ध्यान रखना कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बनेगा? बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बनेगा? इन ए मॉलिक्यूल, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन जाएगा, क्लियर है। तो दो फैक्ट मैंने आपको बताया, एक तो फोन HCl वाला कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बनेगा, आपको ध्यान रखना है जहां पर आपको फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मतलब जहां पर आपको हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन दिख जाए। कहां बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड? जहां पे आपको हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन में से कोई सा भी दिख जाए, ठीक है। और कितने टाइप का होगा? दो टाइप का, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर कौन होगा? जो बिटवीन डिफरेंट मोलिक्यूल्स बनेगा, मतलब अलग अलग मोलिक्यूल्स के बीच में बनेगा। और इंट्रामोलिकुलर कौन होगा? देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे इंटर है, इंटर, और यहाँ पे इंट्रा है, INTRA, इंट्रा। ये एक मोलिक्यूल में बनेगा, कहां बनेगा? ये एक ही मोलिक्यूल में बनेगा। जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उसको एक नाम से और जाना जाता है, कीलेशन। किस नाम से? कीलेशन के नाम से उसको जाना जाता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड को कीलेशन के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर। चलो इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं आपको एग्जांपल की ओर लेकर चलता हूं कि इंट्रामोलिकुलर के कौन से एग्जांपल हैं, इंटरमोलिकुलर के कौन से एग्जांपल हैं। जो हमारे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का एग्जांपल देखो। तो भैया आपके पास सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि चाहे कोई सा भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो, कहां बनेगा? वो वही बनेगा जहां पे हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन में से कोई सा भी दिख जाए, ठीक है। चलो तो इंटरमोलिकुलर का एग्जांपल देखते हैं, कहां बनता है? बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनता है। चलो
तो हम हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लेते हैं। हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एक मॉलिक्यूल तो ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये रहा, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ये रहा। इस तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल आगे तक रखे हुए हैं और इधर भी रखे हुए हैं। तो ध्यान से देखो, मैंने आपको कहा क्या बताया था, हाइड्रोजन बॉन्ड वहां बनेगा जहां पे हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन हो, कोई सा भी उनमें से। तो यहाँ पे देखो फ्लोरीन है भैया, और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में बन जाएगा। और कैसे दिखाओगे, डॉटेड लाइन से दिखाओगे कि यहाँ पे फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो डॉटेड लाइन से दिखाओगे। यहाँ पे फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी एक दिखा दो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे भी फ्लोरीन है और हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी दिखा दो। ऐसे ही आगे भी रखे हैं तो आगे भी बॉन्ड बने होंगे, और ऐसे ही बॉन्ड इधर भी बने होंगे, ऐसे ही बॉन्ड इधर भी बने होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलो सर, अब ये हमारा इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का एग्जांपल था, ठीक है। अब हम देखते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का एग्जांपल। उसका एग्जांपल थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा टाइट एग्जांपल है। तो उसका एग्जांपल होगा ये, यहां पे बेंजीन होती है और फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन होती है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन। तो ये एग्जांपल होता है आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का। अब देखो ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, क्लियर, पूरा एक मॉलिक्यूल है। अब इसमें कहीं ना कहीं पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना होगा। कहां बना होगा, तो देखो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन तो दिख गई अपने को कि ये हाइड्रोजन है। चलो अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। मैंने आपको क्या कहा था, हाइड्रोजन के साथ या तो फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो या क्लोरीन हो, इसके साथ भी चलेगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, तीन तीन ऑक्सीजन है। तो किसके साथ बनाएगा ये हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्ड, तो ध्यान से देखो, देखो ये वाले इस वाले के साथ नहीं बनाएगा। क्यों, क्योंकि इस वाले के साथ ये सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो इस वाले के साथ इसको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले एक बॉन्ड बन गया, क्लियर है। चलो, तो इस वाले के साथ ये अटैच नहीं है, इस वाले के साथ ये अटैच नहीं है, तो ये यहाँ पे बनाएगा। देखो इस वाले ऑक्सीजन के साथ नहीं बनाएगा ये, कभी आप सोचो कि इधर बनाएगा, इधर तो पहले से ये एक बॉन्ड बना हुआ है, तो ये इधर नहीं, ये इधर बनाएगा। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से डॉटेड दिखा दो, ठीक है, ये बन गया इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरीके से हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का एग्जांपल कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन मैं आपको बताने वाला हूं, क्या, ध्यान से देखिएगा। अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता क्यों है, ये डॉट लाइन का ये उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ा रहे हो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो भाई, पिछले चैप्टर में एक फैक्टर पढ़ाया है आपको, शायद ध्यान हो तो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है, बोलो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, बोलो पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपको भर भर के पढ़ाई है। चलो सर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या कहती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहती है कि कोई एटम, कोई भी एटम हो, तो वो जो एटम हो अगर वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कब कहा जाएगा, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता हो तो वो इलेक्ट्रोनिगेटिव कहा जाएगा। यही तो कहती है इलेक्ट्रोनिगेटिव थ्योरी। मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की थ्योरी क्या कहती है, वो कहती है कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर बहुत ज्यादा रखता हो तो वो क्या कहा जाएगा, वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कहा जाएगा, ठीक है। और किससे खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो उससे खींचेगा जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उससे बहुत कम होगी, उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये कहती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की थ्योरी। चलो, तो यही इसी थ्योरी का यूज हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट में किया गया है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इनका कॉम्बिनेशन, इनमें से किसी का भी कॉम्बिनेशन अगर हाइड्रोजन के साथ हो गया तो क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा भाई। क्या तो हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन कहीं पे दिख जाए, चाहे ऑक्सीजन दिख जाए, चाहे नाइट्रोजन दिख जाए, चाहे क्लोरीन दिख जाए, कोई सा भी दिख जाए हाइड्रोजन के साथ तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा। लेकिन एक शर्त भी है, क्या, कि इनमें से जोन सा भी हाइड्रोजन के साथ होगा वो पहले से कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा अटैच ना हो,
ठीक है, मतलब हाइड्रोजन इनमें से जिसके भी साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो वो एटम पहले से उस हाइड्रोजन के साथ किसी और बॉन्ड द्वारा अटैच ना हो। चलो सर, ये तो शर्त है, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की थ्योरी का यूज कहां हुआ? तो देखो, यहां पर इन एलिमेंट पर थोड़ा सा गौर फरमाओ, फ्लोरीन पर, ऑक्सीजन पर, नाइट्रोजन पर, क्लोरीन पर। तो ये चारों के चारों छठे हुए बदमाश हैं। क्या है? चारों के चारों छठे हुए बदमाश हैं। क्यों है? तो देखो भैया, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो बहुत ही ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। चलो, यानी इलेक्ट्रॉन को आराम से खींच लेगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये भी खींच लेगा। नाइट्रोजन की भी बहुत ज्यादा है, यस सर। क्लोरीन की भी बहुत ज्यादा है, यस सर। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हो कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हैं, यानी ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं। देखो, ये हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और केवल इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, मतलब हाइड्रोजन की तुलना में बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। यानी ये तो आराम से खींच लेंगे, यानी सबकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। सबकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। और अगर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, मतलब हाइड्रोजन का अटैचमेंट इन एलिमेंट के साथ थोड़ा थोड़ा होने लगेगा। हाइड्रोजन का अटैचमेंट इन एलिमेंट के साथ थोड़ा थोड़ा होने लगेगा अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। तो वो जो अटैचमेंट होता है, वो अटैचमेंट ही क्या है? वो अटैचमेंट ही भैया क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्लियर? वो जो अटैचमेंट होता है इन एलिमेंट का हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन खींच करके, वो अटैचमेंट ही क्या कहा जाता है? उस अटैचमेंट को ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा? तो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आज हमने रेजोनेंस को और हाइड्रोजन बॉन्ड को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा होने वाला है ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऑक्सीकरण अपचयन नाम से आपके बुक में नाम होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगा कुछ बुक्स में, ठीक है। बेसिकली इसके बाद का चैप्टर वो नहीं है, लेकिन मैं पहले उसको कराऊंगा, उसके बाद में और चैप्टर्स को लूंगा, ठीक है। और अगर इससे संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेरी हो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।